नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त एक महिला की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जहां ये महिला जाती है वहां पर युद्ध हो जाता है या फिर युद्ध के हालात पैदा हो जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की, जो इस वक्त आर्मेनिया के दौरे पर हैं। उनके दौरे के बाद ताइवान जैसे तनाव फैलने की आशंका जताई जा रही है कि कहीं यूक्रेन और ताइवान के बाद आर्मेनिया भी जंग का अखाड़ा ना बन जाए। पेलोसी ने इस दौरे पर एक बड़ी बात भी कही है, इसे जरूर देखें, आपको एक नए युद्ध की चिंगारी नजर आएगी। आर्मेनिया के दौरे पर नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़केगी एक नई जंग। ये नैन्सी पेलोसी हैं, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर। फिलहाल नैन्सी पेलोसी आर्मेनिया के दौरे पर है। नैन्सी पेलोसी आर्मेनिया का दौरा करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक नेता हैं और नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया दौरा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक हेडलाइन बना हुआ है। दरअसल नैन्सी पेलोसी की आर्मेनिया यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आखिर क्यों नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया दौरा इतना अहम है, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आर्मेनिया और उसके पड़ोसी मुल्क अजरबैजान के बीच सीज फायर हुए अभी महज 48 घंटे ही हुए हैं और नैन्सी पेलोसी आर्मेनिया पहुंच चुकी हैं। Had a particular importance to us because the focus on security following the illegal and deadly attacks by Azerbaijan on territory. We strongly condemn those attacks, we in our delegation on behalf of Congress, which threatens prospects for much needed peace. नैन्सी पेलोसी ऐसे वक्त पर आर्मेनिया गई हैं जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई एक बड़ी सैन्य झड़प में दोनों देशों के 200 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान के हमलों की वजह से उसके 105 सैनिकों की मौत हुई, तो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि सैन्य झड़प में उसके 71 सैनिक मारे गए। रूस की मध्यस्थता के बाद फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हुआ, लेकिन बावजूद इसके तनाव बरकरार है। नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया दौरा रूस के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर नैन्सी पेलोसी का ये दौरा रूस के लिए अच्छी खबर क्यों नहीं है। और ये बताने से पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें ये हकीकत छिपी है। ये प्रदर्शनकारी आर्मेनिया की मौजूदा सरकार और रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आर्मेनिया रूस की अगुवाई वाले पूर्व सोवियत देशों CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य है। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रूस आर्मेनिया की रक्षा करने में नाकाम रहा है, लिहाजा आर्मेनिया को CSTO की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। Очень большие недовольства насчет организации ОДКБ, которая вообще не может помочь Армении, не работает за интересы члена, участницы страны Армения и поддерживает тюркский режим Эрдогана и Алиева. Соответственно, мне кажется, что нам не нужна такая организация и немедленно нужно выйти из такой организации ради интересов страны, суверенитета и национальной безопасности.
दरअसल आर्मेनिया की आवाम रूस और तुर्की की बढ़ती नजदीकियों और अजरबैजान के खिलाफ सैन्य झड़प के दौरान रूस के रुख से नाराज है। चूंकि आर्मेनिया के खिलाफ जंग में तुर्की ने हमेशा अजरबैजान का साथ दिया है, लिहाजा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आर्मेनिया की मौजूदा सरकार रूस के दबाव में तुर्की और अजरबैजान के फायदे के लिए काम कर रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के हालिया हालात को देखते हुए ये एक संगीन आरोप है और ऐसे हालात में अमेरिका की संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया दौरा बगावत की आग को और भी भड़का सकता है। Европейское сообщество наконец приняло меры. Все говорят только об Украине, но сейчас здесь происходят военные действия, которые в срочном порядке необходимо прекратить. Я сам беженец из России, по политическим причинам меня преследовали. Я приехал сюда от войны к войне, получается. Я не могу оставаться в стороне, я хочу, чтобы это скорее прекратилось. ОДКБ должно сделать что-то, либо прекратить. मतलब साफ है कि आर्मेनिया में भी रूस के खिलाफ आग भड़क चुकी है। ऐसे हालात के बीच नैन्सी पेलोसी अमेरिका आर्मेनिया के बीच राजनीतिक संबंधों और आर्मेनिया की सुरक्षा पर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान वो 100 साल पहले आर्मेनिया में हुए नरसंहार की याद में बने स्मारक भी जाएंगी। 100 साल पहले ऑटोमन साम्राज्य के दौरान तुर्की ने आर्मेनिया के करीब 15 लाख लोगों का नरसंहार किया था। तुर्की इन आरोपों को खारिज करता है, लिहाजा दुनिया के राजनीतिक हलकों में नैन्सी पेलोसी के आर्मेनिया यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि दूसरा, अमेरिका तुर्की को भी एक कड़ा संदेश देना चाहता है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अभी हाल ही में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेने के बाद एससीओ में शामिल होने का मन बना चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो तुर्की नेटो समूह का पहला देश होगा जो कि चीन की अगुवाई वाले एससीओ समूह का भी सदस्य देश बनेगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता कराने के लिए 1992 में OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप में अमेरिका, रूस, फ्रांस, बेलारूस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल हैं। लेकिन तुर्की के रवैये के चलते नेटो ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश परेशान हैं। इसके अलावा भी भूमध्य सागर में तुर्की की बढ़ती दखल अंदाजी के चलते ग्रीस के अलावा फ्रांस उससे परेशान है। वहीं कुर्द विद्रोहियों के मसले पर तुर्की स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह हाल के दिनों में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नेटो के खिलाफ बयानबाजी की है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ की है, उसे देखकर लगता है कि वो कभी भी रूस के खेमे में खड़े हो सकते हैं। We continue to watch the situation closely and we continue to support a negotiated, comprehensive and sustainable settlement to all issues related to the Nagorno-Karabakh conflict. नैन्सी पेलोसी का आर्मेनिया दौरा रूस के लिए अच्छी खबर इसलिए भी नहीं है क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और ऐसे हालात में वो कभी नहीं चाहेगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान
लिहाजा ऐसे हालात में आर्मेनिया के साथ अमेरिका के बढ़ते संबंध रूस के लिए चिंता की बात हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर अमेरिका आर्मेनिया या दूसरे मध्य एशियाई देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाता है तो इसे भी रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। यानी नैन्सी पेलोसी के आर्मेनिया दौरे के बीच आर्मेनिया दुनिया की सुपर पावर के बीच नई जंग का अखाड़ा भी बन सकता है। वैसे भी पिछले 6 महीने के दौरान नैन्सी पेलोसी जहां भी गई हैं, वहां या तो जंग चल रही थी या फिर उनके दौरे के बाद जंग के हालात खड़े हो गए। आर्मेनिया के दौरे से पहले 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। उनका दौरा तो खत्म हो गया, लेकिन उनके दौरे के बाद से चीन ताइवान को लेकर इतना आक्रामक हुआ कि वो आज तक ताइवान को घेर कर उसके इर्द गिर्द युद्धाभ्यास कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ताइवान पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों देशों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। सिर्फ ताइवान ही नहीं, बल्कि नैन्सी पेलोसी इससे पहले मई 2022 में यूक्रेन जंग के दौरान कीव दौरा कर चुकी हैं। दरअसल 1 मई 2022 को नैन्सी पेलोसी ने आधा दर्जन अमेरिकी सांसदों के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया था। उनके इस दौरे को भी खुफिया रखा गया था। इस दौरान उन्होंने राजधानी कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 3 घंटे की बैठक की थी। वैसे तो अमेरिका यूक्रेन जंग के पहले दिन से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन नैन्सी पेलोसी के कीव दौरे के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को ज्यादा तेजी और ज्यादा घातक हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए। आज आलम यह है कि अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को न सिर्फ यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे खदेड़ दिया है, बल्कि रूसी सेना के कब्जे से अपने देश के कई अहम इलाकों को वापस हासिल भी कर लिया है। माशाअल्लाह। दरअसल नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठतम सांसद है और अमेरिकी संसद के सिस्टम के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर का ओहदा तीसरे नंबर पर आता है। नैन्सी पेलोसी इस पद पर बैठने वाली पहली महिला सांसद है। वैसे भी नैन्सी पेलोसी अपने दबंग अंदाज और मानवाधिकारों के मुद्दों पर किसी तरह का समझौता न करने के लिए मशहूर है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका की वरिष्ठ राजनेता के ऐसे किसी कदम से अमेरिका की विरोधी देश बौखलाए हों। यकीनन नैन्सी पेलोसी के आर्मेनिया दौरे से रूस तिलमिलाया हुआ होगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये बात जानते हैं कि अगर आर्मेनिया और अमेरिका में दोस्ती बढ़ी तो ये उनके लिए एक नई मुसीबत की शुरुआत होगी। पुतिन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और अब एक नया चैलेंज यूक्रेन में उनकी ताकत को खत्म करने के लिए खड़ा हो गया है। इसे ज़ेलेंस्की की सिम्बा पावर कहे जा रहे हैं और जिसमें महिलाओं की 50,000 फौज रूस को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सिम्बा पावर रूस की फौज को तड़पा तड़पा कर मारेगी। ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को धमाकों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को और क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े हथियारों की जरूरत है जो रूस का खून बहा पाए।
ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार लगातार मिल रहे हैं। अमेरिका भी दे रहा है, जर्मनी भी दे रहा है, ब्रिटेन से सप्लाई भी लगातार जारी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ज़ेलेंस्की को चाहिए फौज, ऐसे लड़ाके जो रूस से लड़ सके। यूक्रेन की जमीन पर हथियार ज्यादा और लड़ने वाले कम हो रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन की महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन की महिलाएं फौज में शामिल हो रही हैं। एक और रिपोर्ट देखिए, जिसमें ज़ेलेंस्की ऐसी महिलाओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना में 15% महिलाएं हैं और 2014 के बाद बताया जाता है कि यह आंकड़ा 20% पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 महिला सैनिक थी और अभी उनकी तादाद 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ तो विदेश से भी कई लड़ाके यूक्रेन आना शुरू हो गए और इनमें महिला सैनिकों की तादाद भी अच्छी खासी रही है। इनमें अमेरिका से कई महिला सैनिक आई हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इजराइल और जॉर्जिया से भी कई महिलाएं आई हैं जो रूस की फोर्स से टक्कर ले रही हैं। कीव में रूस की एक महिला ओल्गा सिमोनोवा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ओल्गा यूक्रेन में रहकर रूस के खिलाफ लड़ी और अपनी जान दे दी। 34 वर्ष की सिमोनोवा की जान यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए गई है। यूक्रेन के झंडे से लिपटा सिमोनोवा का ताबूत बताता है कि यूक्रेन पर उनका कितना बड़ा कर्ज है। ओल्गा सिमोनोवा को सिम्बा नाम दिया गया था। 20 फरवरी की तस्वीरें देखिए, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ओल्गा सिमोनोवा यूक्रेन की हिफाजत के लिए तैयार थी। ये लुहांस्क का इलाका है और सिमोनोवा अपने हथियार दिखा रही हैं। ऐसी ही बहुत सी तस्वीरों ने पुतिन को काफी परेशान किया है। При нынешнем руководстве нашей армии, при принятии правильных решений сверху, у нас все получится. Россия, как и ее предшественник Советский Союз, они всегда воевали числом. И здесь, во-первых, мы на своей территории, мы воюем от обороны и при поддержке союзников, опять же, то есть это тоже немаловажно. При достаточном количестве боеприпасов. И самое главное, это вовремя принять. अब मिलिए ब्राजील की पूर्व मॉडल तालिता दुवाली से। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तालिता वो एलीट स्नाइपर थी, यानी ऐसी शार्प शूटर जो पुतिन की फौज को छुप छुप कर निशाना बना रही थी। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी स्नाइपर राइफल थी, जिसकी सैकड़ों मीटर की रेंज और तालिता का निशाना दोनों को सबसे खतरनाक वॉर मशीन बना देती थी। लेकिन रूस के एक मिसाइल अटैक में उनकी जान चली गई। 39 साल की तालिता खार्किव में थी और जब रूस का मिसाइल अटैक हुआ तब वो एक बंकर में अकेली थी। इसी हमले में उनकी जान चली गई। ब्राजील के इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक अखबारों में तालिता का जिक्र हुआ। तालिता की बहादुरी के किस्से छपे। यूक्रेन में तालिता ने किस तरह रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, इस पर रिपोर्टिंग हुई। ब्राजील की मीडिया में तालिता एक नायिका की तरह उभर कर आई है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मौत के ऐलान के बाद हुआ है। Do Vale, de 39 anos, também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. यूक्रेन का ये वीडियो देखिए, जो काफी चर्चा में रह चुका है। जब उत्तरी यूक्रेन में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले पर एक छापामार हमला हुआ था। रूस के कई टैंक इस हमले में तबाह कर दिए गए थे और उनके बीच में से निकली एक महिला का ये वीडियो काफी मशहूर हुआ। बिना हेलमेट, राइफल लिए हुए ये महिला आगे बढ़ती है और विक्ट्री का इशारा करके बता देती है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। तालिता भी इसी जज्बे के साथ लड़ी। पूरी बहादुरी के साथ वो बैटल जोन में एक्टिव रही। यूक्रेन में हजारों लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन के नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, जो न सिर्फ मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल हैं, बल्कि तालिता की तरह बंदूक लेकर आमने सामने की जंग भी लड़ रही हैं। अटलांटिक काउंसिल के इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि यूक्रेन के युद्ध में महिला फौजियों का रोल कितना अहम रहा है, और इस बात को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं। ज़ेलेंस्की और अपने देश पर कुर्बान होने का जज्बा रखने वाली एक महिला सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला कमांडर से मिलिए, जो इस वक्त डॉनबास में तैनात हैं और जिसने पुतिन की फौज को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है।
ज़ेलेंस्की तक भी इस महिला कमांडर की रिपोर्ट पहुंची है। ये है यूक्रेन की एक प्लाटून कमांडर मारिया। मारिया पेशे से वकील है, लेकिन 2018 से डॉनबास में लड़ रही हैं। 2018 में ही यूक्रेन की सेना में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वाला दर्जा मिल गया था और तब से वो कॉम्बैट रोल में भी शामिल रही है। डॉनबास के कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध में प्लाटून कमांडर मारिया शामिल रही हैं। Тобто, якщо жінка виконує свої обов'язки і вона це спроможна робити, немає значення. Жінка це чи чоловік. Ну, ще є такі моменти, що є і такі командири, які все ж таки притримуються більш старих тих понять, що все-таки не жіноча, тому не дуже сильно цьому сприяють. А так взагалі вже є всі можливості. Якщо в тебе є бажання, ти завжди можеш досягнути своєї цілі і मारिया की एक 5 साल की बेटी भी है। 2014 में जब डॉनबास में लड़ाई शुरू हुई थी, तभी से मारिया अपने देश को रूस समर्थित मिलिशिया बचाना चाहती थी और इस वक्त तो वो एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गई है और एक प्लाटून को कमांड कर रही हैं। अलग अलग देशों में प्लाटून का साइज लेकर बचा की महिलाओं से भी हो रहा है। मारिया वेपन इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं, यानी वो हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी देती हैं। मारिया न सिर्फ रशियन राइफल्स को बखूबी चलाना जानती हैं, बल्कि पश्चिमी देशों से जो छोटे हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी वो पूरी डिटेल जानती हैं। मारिया के पति भी एक सैनिक हैं और दोनों एक ही यूनिट का हिस्सा भी हैं। दोनों इस वक्त खार्किव के आसपास रूस की फौज से टक्कर ले रहे हैं। देखा जाए तो चाहे मारिया हो या फिर कोई और, इन्होंने रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और रोज अपनी जान भी गंवा रहे हैं। यूक्रेन के भी हजारों सैनिकों ने इस युद्ध में जान गंवाई है और डॉनबास में तो ज़ेलेंस्की को बड़ा नुकसान हुआ है। खार्किव में चाहे उन्हें कामयाबी मिली हो, लेकिन उनकी फौज पर खतरा मंडरा रहा है। डॉनबास के बड़े हिस्से पर अब भी पुतिन का कब्जा है और ज़ेलेंस्की अब भी दुनिया के सामने हथियारों के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। लुहांस्क गवा चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज फौजियों का हौसला बुलंद रखना है और उनको ये भी बताना होगा कि जिस हालात में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें जंग जान देकर नहीं बल्कि जान लेकर जीती जाएगी। इसलिए हथियार जुटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको उठाने के लिए हाथ भी चाहिए और हिम्मत से लड़ने वाला जज्बा भी चाहिए होगा। Я не буду призивати конкретно, щоб всі жінки йшли в армію. Буде дуже добре, якщо чоловіків буде настільки багато, стільки в армії, що жінкам би це не доводилось робити. Але є такі жінки, що просто бачать для себе це як роботу, як свою професію. Тобто, щоб це їм цікаво і вони хочуть цим займатися. Тобто, щоб не йти туди, що прийшлось. ज़ेलेंस्की की फोर्स ने रूस के हमलों को रोकने के लिए बड़ा काम क्या किया है। रूस के लगातार मिसाइल हमलों के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिल रही है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस के हवाई हमलों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। रूस की कई क्रूज मिसाइल आसमान में ही मार गिराई जा रही हैं। काला सागर में रूस के वॉरशिप से कई मिसाइल हमले किए गए। इसमें कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया, लेकिन ये मिसाइल लेकिन अपने टारगेट पर पहुंच देखिए, पहली मिसाइल मारी गई, दूसरी मिसाइल भी गिरा दी गई, तीसरी मिसाइल को भी रोक लिया गया, चौथी मिसाइल को भी ट्रैक करके मार गिराया और ऐसे ही पांचवी और छठी मिसाइलों का भी काम तमाम कर दिया गया। ये वीडियो देखकर ज़ेलेंस्की का सीना चौड़ा हो गया है और वो बार बार बता रहे हैं कि यूक्रेन ने कमाल करके दिखाया है। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की को नए हथियार मिले हैं और ये कारनामा नेटो और अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से ही हुआ है। वो अब रूस की मिसाइलों को बेहतर तरीके से ट्रैक करके गिरा सकते हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की रूस की मिसाइल और उसकी एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए और नए एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात कर रहे हैं।
लेकिन इस बात ने रूस को भी आग बबूला कर दिया है। Врут. И факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим Министерством обороны на ежедневной основе. Но западные страны, конечно, должны осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда. Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения в качестве средства устрашения, по большому счету. रूस की फौज को रोकने के लिए नए हथियार काम आएंगे, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि युद्ध में हथियार से ज्यादा उसे चलाने वाली की काबिलियत मायने रखती है। इसलिए ज़ेलेंस्की को अपनी सेना की मैन पावर, या ये भी कह सकते हैं कि वुमेन्स पावर पर भी ध्यान देना होगा। तालिता की कुर्बानी और मारिया का जज्बा इसकी बड़ी मिसाल है। ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को धमाकों की जरूरत है और इसी के साथ साथ ज़ेलेंस्की को आखिर क्या कुछ चाहिए? हथियारों की उनको जरूरत है जो रूस का खून बहा पाए। इजराइल और सीरिया का बॉर्डर, ये इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। यहां कभी भी किसी भी वक्त एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है। इस जंग के सबसे बड़े किरदार हैं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जिन्हें दुनिया सीरिया का तानाशाह कहती है। जंग के दूसरे सबसे बड़े किरदार हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ुमैनी। इस जंग का तीसरा और सबसे अहम किरदार इजराइल, उसकी एजेंडा और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ुमैनी का गठजोड़ बहुत मजबूत है और उस पर पुतिन की छत्र छाया भी है। लेकिन फिर कोई ना कोई रास्ता निकालकर इजराइल सीरिया के अंदर घुसकर हमला जरूर करता है और एक बार फिर इजराइल ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। यरूशलेम से 300 किलोमीटर दूर सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया है। इजराइल की ताकत और आत्मरक्षा का जुनून देखिए। इजराइल ने बाकायदा सीरिया के अंदर, सीरिया की राजधानी में दमिश्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला करके पूरा हवाई अड्डा तबाह कर दिया और दावा यह किया गया है कि इजराइल के इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के 5 सैनिक मार दिए गए हैं। इजराइल ने इतनी बड़ी जरूरत आखिर दिखाई क्यों? आखिर क्या वजह है कि इजराइल की आर्मी खतरे को नहीं, खतरे की आहट को भी खत्म कर देती है? आखिर क्यों इजराइल अपने किसी दुश्मन को कभी भी मौका नहीं देता है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आखिर क्यों इजराइल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर हमला किया। ये ईरान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक संगठन है। इसे कोई आतंकी ग्रुप समझना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये पूरी एक मिलिट्री है। इसका ढांचा बिल्कुल सेना के जैसा है और ये संगठन किसी देश पर आर्मी की तरह हमला करने की ताकत रखता है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन, तोपे तक सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह इजराइल को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह खत्म कर देना, और इसी काम में इस वक्त भी हिजबुल्लाह जुटा हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के अड्डे इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर हैं
और हिजबुल्लाह को लड़ने के लिए हथियार चाहिए। हिजबुल्लाह को हथियार ईरान मुहैया करवाता है और इसके लिए ईरान को जरूरत है एयर रूट की। ईरान अपने हथियारों का जखीरा सीरिया के एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाता है। इजरायल नहीं चाहता कि ईरान सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई कर सके, इसलिए वो हर हफ्ते 10 दिन में हमला करके सीरिया के हवाई अड्डों को तबाह कर देता है। और इस बार भी जैसे ही दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को यह भनक लगी कि हथियारों के साथ विमान दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने वाला है, इजरायल ने मिसाइल हमले कर दिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में रात 9:45 पर इजरायल ने हमला किया। सीरिया के स्टेट मीडिया ने तो ये बयान दिया कि इजरायल ने दमिश्क पर मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल की मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से ही पहले नष्ट कर दिया। सीरिया के पास एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा अमला है। सीरिया की आर्मी में इसे सीरियन अरब एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। सीरिया ने रूस से कई एयर डिफेंस सिस्टम खरीद अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है। सीरिया के पास रूस का दिया S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा रूस ने सीरिया को बक M2 मिसाइल सिस्टम दिया है। यह मिसाइल सिस्टम भी काफी कारगर माना जाता है। रूस से सीरिया को अब तक 100 से ज्यादा एक्टिव एयर डिफेंस बैटरी मिल चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या यह एयर डिफेंस इजरायल के विमानों को रोक सकता है। इजरायल के पास लॉकहेड मार्टिन का बनाया हुआ F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह वर्तमान समय का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जिसकी तरंगों को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बदौलत सीरिया खुद को इजरायल के हमलों से बचा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अगर खबरों की बात करें, आज से एक पहले भी तब की सरकार को वहां फ्लाइट्स की आवाजाही रोकनी पड़ी थी। 10 जून को दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इजरायली हवाई हमले ने बुनियादी ढांचे और रनवे को काफी नुकसान पहुंचाया था। मुख्य रनवे तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। हमले के 2 हफ्ते बाद हवाई अड्डा खोला जा सका था। इसका मतलब साफ है कि इजरायल हमला करने में लगातार कामयाब होता रहा है। इस बार इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला किया है। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों सीरिया के सैयद ज़ैनब क्षेत्र को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हमा शहर, मास्याफ और टाटूस पर मिसाइलें दागी गई हैं। एक हफ्ते में ये इजराइल का दूसरा और 1 महीने के अंदर ये इजराइल का तीसरा बड़ा हमला है। पिछले हफ्ते हथियारों के एक गोदाम पर भी इजराइल ने हमला किया था। इजराइल लगातार सीरिया पर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी सीरिया, ईरान और रूस मिलकर भी इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। इसकी वजह आखिर क्या है? दरअसल इजराइल बेहद चालाकी से रूस को पहले ही अपने प्रभाव में ले चुका है। इजराइल ने रूस के साथ एक कूटनीतिक समझ पैदा की है। जैसे कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि पिछली बार जब इजराइल ने सीरिया पर हमला करने का फैसला किया, तो पहले ही पुतिन को इस बात की सूचना दे दी कि सीरिया पर मिसाइल हमला होगा। 2011 से ही इजराइल सीरिया पर हमला करता रहा है और हर बार सीरिया संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायतें करता है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करके हमले कर रहा है, लेकिन अब तक यूएन इजराइल को रोक पाने में असफल साबित हुआ है। दरअसल इजराइल कभी भी अपनी आर्मी के द्वारा सीरिया पर किए गए हमलों को स्वीकार नहीं करता है। इजराइल के अखबार भी रणनीतिक तरीके से ऐसी खबरें प्रकाशित करने से बचते हैं। दरअसल इस पूरे अरब रीजन में इजराइल इसलिए सब पर भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम एक ऐसा सुरक्षा घेरा है जिसको दुश्मन की मिसाइल पार ही नहीं कर पाती है। अभी इसी साल अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इजराइल पर 600 रॉकेट दागे गए थे। आयरन डोम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नष्ट कर दिए थे, लेकिन 18 रॉकेट इजराइल के इलाकों में गिरने में कामयाब रहे। यानी आयरन डोम इस बार 97% तक प्रभावी रहा। ये साल 2021 की तस्वीरें हैं जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम नष्ट कर रहे थे। साल 2021 में हमास ने इजराइल पर 1500 रॉकेट दागे,
लेकिन 1350 रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट कर दिए। तब आयरन डोम 90% तक प्रभावी साबित हुआ था। इजरायल की सरकार अपने एयर डिफेंस पर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आयरन डोम नहीं होगा तो इजरायल की हालत यूक्रेन के जैसी होगी। इजरायल और सीरिया कब से संघर्ष की मुख्य वजह है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। तब इजरायल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। इसके कुल 1860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर पर इजरायल का कब्जा है। सीरिया गोलान हाइट्स पर अब भी दावा ठोकता है और उसकी अहम वजह यह भी है कि यह जगह सामरिक रूप से बेहद अहम है। इजरायल एक बहुत छोटा सा देश है और वो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि इजरायल के लोग हमेशा अपनी आर्मी के साथ खड़े रहते हैं। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की एक झड़प में इजरायल आर्मी के मेजर बार फला की मौत हो गई, जिसके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की आंखों में आंसू थे और इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक मेजर की मौत होने पर भी इस पर बयान जारी किया। בשם ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל כולה, אנחנו מרכינים ראש על מותו של רב סרן בר פלח, זכרו לברכה, גיבור ישראל, סגן מפקד סיירת הנחל, שנהרג הלילה בהיתקלות עם מחבלים סמוך למעבר ג'למה. הוא נהרג בזמן שהוא וחייליו חותרים בגבורה למגע ומחסלים את המחבלים. यही इजरायल की ताकत है, जिसकी वजह से इजरायल को अरब रीजन में हरा पाना नामुमकिन नजर आता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर ने चीन को लेकर बहुत ही सीक्रेट बात पूरी दुनिया के सामने रखी है, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका की एजेंसियां झूठ फैला रही हैं और वो खुद को ही एक्सपोज हो रही हैं। ताइवान को लेकर चीन पर CIA ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक। ताइवान को कब्जाने का मास्टर प्लान। जंग से नहीं, डर दिखाकर जीतेंगे ताइवान। दो 2027 तक ताइवान पर चीन का नियंत्रण। कहां बारूद, बम, गोले और मिसाइल, कहां अपनी ही गिरेबान में झांक कर देखा तो हिम्मत जवाब देती दिखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ताइवान को कब्जाने का सपना लगता है पूरा नहीं होने वाला। तारीख पर तारीख, एक मिलिट्री ड्रिल के बाद दूसरी मिलिट्री ड्रिल। लेकिन दुनिया के नंबर 3 चीन की शक्तिशाली सेना को ताइवान पर हमला बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम हो जाए। एजेंसी अभी भी मानती है कि चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बलपूर्वक कब्जे की क्षमता चाहते हैं। मतलब शी जिनपिंग चाहते हैं कि वो सैनिक तरीकों का इस्तेमाल भी नहीं करें और ताइवान उनका हो भी जाए। सवाल है, शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर युद्ध का स्टैंड क्या अचानक बदल गया? अमेरिकी नेताओं के ताइवान पहुंचने पर जो धमकियां चीन ने दी, क्या उनका मकसद सिर्फ डराना था?
इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही चीन है जिसने ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण प्रशांत महासागर तक में अपना युद्धोन्माद दिखाकर खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जैसे किसी भी पल ड्रैगन की मिसाइल ताइपे को झुलसा देगी। लेकिन अब ये रिपोर्ट कि चीन 2027 तक यानी 5 सालों बाद का प्लान बना रहा है। यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन 5 सालों में ऐसे ही वॉर एक्सरसाइज करता रहेगा। सवाल है, क्या अमेरिका से मिल रहे ताइवान को हथियारों का जखीरा देखने के बाद शी जिनपिंग डर गए? क्योंकि कुछ हफ्तों पहले चीन का एक ड्रोन ताइवान नियंत्रण वाले एक द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट्स दागते हुए चीन की इस हरकत का जवाब दिया था। गोलीबारी से ड्रोन वापस चीन लौट गया था। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन और ताइवान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। असल में दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि ताइवान के रास्ते चीन दुनिया पर जो अपनी दादागिरी थोपना चाहता है उसका मुकम्मल जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया भी अब चीन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं क्योंकि इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है कि ताइवान के बहाने चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है। लेकिन बावजूद इसके चीन की डराने वाली सारी चालें फेल हो गईं। 2 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक ताइवान में पहुंचने वाले अमेरिका के नेताओं का रेला लग गया। ताइवान ने चीन की धमकियों को छिंदी छिंदी कर बिखेर दिया है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी आई और महफूज गई भी। 12 दिनों बाद 14 अगस्त को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा। 25 अगस्त को सीनेटर मार्शा ब्लैकबॉर्न ताइवान पहुंची। 31 अगस्त को एरिजोना के गवर्नर ताइवान पहुंचे। ये तस्वीरें चीन की छाती पर मूंग दलने वाली हैं। अमेरिका ताइवान की दोस्ती के ये हाथ ड्रैगन को खौला रहे हैं। ताइवान का काम तमाम करने की शी जिनपिंग की चाहत के बीच ये तस्वीरें बीजिंग को बौखलाहट से भर रही हैं। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि चीन युद्ध नहीं चाहता, बल्कि ताइवान की कमर तोड़ उसे खुद में समा लेना चाहता है। असल में चीन कुछ भी नहीं कर सका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को रोकने की चीन की चाहत तहस नहस हो गई। चीन के जेट फाइटर्स की उड़ान, पानी के जहाजों की चीन की ताकत, उसकी मिसाइलों की मार, चीन पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। अमेरिका की चौधराहट छीन लेने की कस्में खाने वाला चीन ताइवान मामले में औंधे मुंह गिर पड़ा। चीन फसादी देश है और कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। लिहाजा चीन को हमेशा दूसरे देशों की एक्सरसाइज और सांगठनिक गठजोड़ की चिंता सताती रहती है। हालांकि चीन के एक और स्टैंड को भूलना नहीं चाहिए, जो वो बार बार कहता रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान को जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका का वो क्या करे जो हथियारों से ताइवान को बांट रहा है और तो और अपने नेतृत्व में नेटो देशों को भी चीन के खिलाफ भड़का रहा है। दो घटनाएं, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और ताइवान को अगस्त से सितंबर तक कुल 700 करोड़ अरब डॉलर का हथियार। चीन सन्नाटे में है। बाइडन साफ लहजे में कह रहे हैं कि चीन को हम ताइवान में जाने देंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस अहम बैठक में शी जिनपिंग को अगले 5 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल होगा। इस तीसरे कार्यकाल में शी जिनपिंग देश के सबसे ताकतवर इंसान रहेंगे और उनके पास 2 सबसे शक्तिशाली पद, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन का पद बरकरार रह सकता है। शायद शी जिनपिंग जैसे माहिर नेता इसी की ताक में है कि अगर ताइवान कब्जाने के दौरान यूक्रेन में जैसा हाल रूस का हुआ वैसा चीन का ना हो, ताइवान पर हमले के दौरान विरोध का एक सुर भी चीन में ना उठे और उसके लिए जरूरी है उनकी शक्ति में इजाफा। शायद ये बड़ी वजह है कि ताइवान को डराने धमकाने के बावजूद शी जिनपिंग ने ताइवान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये एक तथ्य है कि चीन की शक्ति के सामने ताइवान दिन, महीने, हफ्ते नहीं कुछ घंटों तक ही टिक सकता है।
ये बात दीगर है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर साथ आएगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका ताइवान को सिर्फ हथियार दे रहा है, चीन के खिलाफ कूटनीतिक ताकत दे रहा है, या उसके सैनिक चीन के खिलाफ ताइवान को जमीन पर लड़ेंगे भी, क्योंकि जेलेंस्की को बाइडेन ने पावर दिया, अमेरिकी सैनिक नहीं।